हेलो। तो एक प्यारे से मुस्कान के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और आप भी मुस्कुराते हुए हंसते हुए तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने में काम आता है। तो ये सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो हम हेडिंग लगाते हैं बिना कुछ बात किए हुए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि यदि समान प्रकृति के आवेश हों, जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो इन दोनों में या इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। ये एक दूसरे को हटाएंगे। और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हो, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। सर ये क्यों बता रहे हो? सुनिएगा, अगर विपरीत प्रकृति के हो, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस, तो आकर्षण होगा, खींचेगा। यदि दोनों समान प्रकृति के हुए तो एक दूसरे को हटाएंगे। यानी कि दोनों सिचुएशन में जरा ध्यान दीजिए आप लोग, दोनों सिचुएशन में इन दोनों के बीच बल लग रहा है। एक अगर समान प्रकृति के हैं तो हटा रहे हैं, एक फोर्स से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो एक फोर्स से, यानी एक बल से खींच रहे हैं। तो इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, इसी को बताने के लिए कूलाम ने नियम दिया। माने कूलाम आए और नियम दिए और बताएं कि इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, चाहे वो बल आकर्षण बल हो अथवा प्रतिकर्षण बल हो। चलिए समझते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि यानी कि सर जब दो चार्ज हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। हाँ, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, समझिएगा। तो कूलाम ने आखिर क्या कहा? सिंपल सी बात कही कूलाम ने, सिंपल एकदम बात कही, सिंपल सी बात कही कि दो आवेशों के बीच मान लीजिए कि ये पहला चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के बीच की दूरी जितना जरूरी उतना पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, दोनों की, ये पहला चार्ज है मान लीजिए आवेश है, ये दूसरा आवेश है। इसका नाम रखा हमने Q1, इसका नाम रख दिया हमने Q2। दोनों के बीच की दूरी R है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। ये क्या कर रहा होगा, इसको या तो खींच रहा होगा या हटा रहा होगा। ये भी इसको खींच रहा होगा या हटा रहा होगा। वो तो डिपेंड करता है चार्ज पर कि कैसा है। तो कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज जितना अधिक होगा उतना ही अधिक बल लगेगा दोनों के बीच, और दूरी दोनों के बीच जितना अधिक होगी उतना ही कम बल लगेगा दोनों के बीच। ये तो इसे भी समझ में आएगा कि हाँ सर, चार्ज अधिक होंगे तो अधिक अट्रैक्ट करेंगे या अधिक एक दूसरे को हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि दूरी अधिक हुआ तो दिक्कत होगी। जैसे चुंबक में देखे होंगे आप लोग, देखो ये चुंबक नहीं है, ये आवेश है, पर चुंबक से आप समझ पाएंगे इस चीज को रिलेट करके। तो लिख दे रहे हम नियम लिख दे रहे और ध्यान से ठीक लिख रहे हैं। कहाँ लिखे? यहाँ चमकता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है,
यहां लिखते हैं। ये बार बार कूलाम जी गलत क्यों लिखे जा रहे हैं? कूलाम्ब के नियम अनुसार, कूलाम्ब के जो जरूरी होगा उसे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, समय लगे तो आप स्किप करके आगे सेकंड 10-20 सेकंड भगा कर देख लीजिए। कूलाम्ब के नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण लगेगा अथवा प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। यानी कि सर दोनों जो चार्ज होंगे उनके गुणनफल के समानुपाती, किंतु बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। डायरेक्टली नहीं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आगे समझ में आ गया होगा। इस चित्र को थोड़ा इधर बना लीजिए, ऐसे समझने का कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये Q1, ये Q2, दोनों के बीच की दूरी हो गई यार। यहाँ ये इसे खींच रहा है, ये हटा रहा है, यानी यहाँ पर F1 मान लीजिए फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F2 फोर्स लग रहा है। आप चाहो तो लिख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर लग रहा है F1 फोर्स, यहाँ पर लग रहा है F2 फोर्स। समझ में आ रहे होंगे? बिल्कुल आ रहे होंगे आप लोगों को। चलिए, हाँ, दोनों की प्रकृति विपरीत होगी। जैसे ये अगर इसको इधर की ओर खींच रहा होगा तो उसको उधर की ओर खींच रहा होगा, डायरेक्शन चेंज होगा दोनों का। तो एक प्लस और एक माइनस में लिख सकते हैं। फिर भी आप समझिए ये F1 है और वो F2 है, साइन से कोई लेना देना हमें नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से हमारी बात, ठीक। हमें टोटल फोर्स से मतलब है कि टोटल फोर्स कितना होगा, मतलब इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल पूरा का पूरा कितना होगा, ठीक। चलिए काम करते हैं, लिख देते हैं माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 किसी माध्यम में r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है तथा उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। मान लीजिए चीज मान लिया भाई, इसमें क्या आ जाता है, आप कॉन्सेप्ट सीखो, ये जरूर नहीं है, ठीक। तो अगर हम कूलाम के नियम से चले, कूलाम के नियम से आप केवल समझते जाओ, जहां कहेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर अभी नहीं देना है पर उसको याद कर लेने, ठीक। कूलाम के नियम से, अगर हम कूलाम के नियम से चलते हैं, देखो ये नियम है उनका, पर ये क्या कर रहे हैं, व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं हम। कंफ्यूजन ना होइएगा कि सर ये तो नियम लिख दिए तो ये क्या कर रहे हो, अरे ये व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं हम, ठीक। तो कूलाम के नियम से अगर हम चले तो F जो होगा वो समानुपाती होगा। देखो कहते कूलाम के नियम अनुसार कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती।
जो बल है वो समानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2। आया समझ में सबको? आया। और व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के, यानी F यहां हो जाएगा 1/r²। F समानुपाती 1/r²। ये 2। अगर हम इन दोनों नियमों को संयुक्त कर दें, दोनों समीकरणों को आगे बढ़ा दें, समीकरण 1 और 2 से, बड़ा लिख रहे ताकि आपको स्पष्ट दिखे, कई लड़कों को दिक्कत हो रहा है। तो अगर हम देखिए, एक चीज याद रखिएगा, समानुपात के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर एक ही राशि के कोई समानुपाती है तो इसके बदले हम केवल एक लिखेंगे। तो F समानुपाती कि जैसे वैसे लिख देंगे गुना करके, यानी कि हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टा में r²। अब सभी को पता है ये चीज कि जब भी समानुपात हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो ले लो एक नियतांक, यानी कि F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। यह है कूलाम का नियम, यही है तो कूलाम का नियम। K क्या है सर यहां पर? K क्या है यहां पर? तो K एक नियतांक है। K क्या है? नियतांक है। अब इस K का मान क्या होता है सुनिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक? पहले इस चीज को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जरूरी है याद रखना। कूलाम के नियम अनुसार कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चौथी बार बोल रहे हैं हम। कर लोगे नोट? कर लो इस, ठीक है? वीडियो को रोक लो और यहीं पर नोट कर लो, बेहतर होगा, ठीक है? भविष्य के भरोसे ना बैठे रहो। अब समय कम है, कम समय में हमें अच्छे से तैयारी करनी है, तो हमारे पास यही तरीका है। सुनिएगा ध्यान से। के यहाँ नियतांक है जो अलग अलग माध्यम में इसका मान अलग अलग होगा। अलग अलग माध्यम इसका मान क्या होगा? अलग अलग होगा। के का यहाँ मान क्या होता है? सुनिएगा, के का मान, के जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये के है, यहाँ के का क्या है? ये मान है, इसे नहीं करना है। ये के का क्या है? मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यदि हवा या निर्वात के लिए चले, हवा या निर्वात के लिए, अब यही चीज जरा सोचो कि अगर हम हवा या निर्वात के लिए चलेंगे तो क्या होगा? तो हवा या निर्वात के लिए के बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा, के का ये मान पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा कब? जब इनके बीच का जो माध्यम हो वो हवा या निर्वात हो। और यही हमें ध्यान में रखना भी है, इसे और इसे ध्यान में रखना है। याद रखिए, यहां जो एप्सिलॉन है और यहां जो एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। और ये जिस माध्यम की बात हो रही है, जैसे ये फिक्स हो गया ना कि निर्वात नॉट है, 0 है तो निर्वात का है, ठीक? और यहाँ पर जिस माध्यम में ये दोनों आवेश हैं उसकी विद्युतशीलता है यह। अभी विद्युतशीलता क्या होती है अभी तुरंत बताएंगे, मजा आएगा, फील आएगा विद्युतशीलता एक्चुअल में क्या होती है, ठीक? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। हम मिटा रहे हैं, एक बार हट जा रहे हैं
आप लोग वीडियो रोक लीजिए, रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। रिवीजन करते जाइए, ये सब चीज़ पढ़े तो हैं ही आप लोग, और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है तो इसके पहले हमने इस सब के लिए बड़े बड़े वीडियो बना के रखा है। चलिए नियम को ऊपर ही रहने देते हैं, हम नियम को हम ऊपर ही रहने देते हैं, और इसको भी यहाँ रख देते हैं कि एक आवेश, दूजा आवेश, बीच की दूरी है r, ये है q1 और ये है q2। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर दो आवेश हैं किसी माध्यम में रखे गए हैं तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल है यानी F है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटा r², बीच की दूरी का वर्ग। ये कब हवा या निर्वात के लिए, अगर ये दोनों चार्ज हवा या निर्वात में हैं तब ये सही है, अन्यथा यहाँ एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या है? ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता इधर से होता है। ठीक है, चलो हर सही देर कहीं गलत हो, निर्वात की विद्युतशीलता है यह। अब विद्युतशीलता क्या होता है अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी बताएंगे। देखिए अब यहां से कुछ सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान कितना होता है, कई बार पूछा जाता है उसका मान कितना होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, हम लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैराडे प्रति मीटर। हाँ एक और होता है, इस हिसाब से निकालोगे तो, यहां से मात्रक निकालोगे तो एक और हो जाएगा, वो भी बता दे, या एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85। चलो निकाल के दिखाई दे रहे हैं, निकाल के ही दिखा दे रहे हैं आप लोगों को क्या होगा। अगर ये विकल्प में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हमसे, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक, क्या होगा। आपको यहाँ से एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ये कहाँ है बट्टा में, यहाँ आएगा गुना में, ठीक, तो हो जाएगा F इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखिए निकालना सिखा रहे हैं कि भी भूल जाएं तो कैसे निकालेंगे आप लोग, मात्रक, मान तो याद रखना होगा, मान तो याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई। देखिए 1/4 पाई तो अचर है, उसका क्या मान होगा भाई, ये तो क्या है अचर मान है ना, ठीक है। Q1 इंटू Q2 क्या हो गया है, छोटा Q लिखने की आदत हो गई है ना, और आप लोग को बड़े Q पे समझा रहे हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखे, ठीक, बटा r²। हमें केवल एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, तो F गुना में कहाँ है, बट्टा में चला जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए और भेज दीजिए बट्टा में, ये हो गया। अब देख लीजिए इसके मात्रक, देख लीजिए आप लोग, मात्रक निकाल लीजिए यहाँ से, Q1 Q2 चार्ज, अब इसका ऐसा ही मात्रक कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर बट्टा, देखिए बट्टा मीटर स्क्वायर न्यूटन, बल कैसे मात्रक का होता है न्यूटन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए बैक्टीरिया निकल गए, तो ये हो जाएगा कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर पावर माइनस में है तो मतलब हुआ प्रति, ठीक है, प्रति बोलते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि लिख दिया जाए कुलाम प्रति मीटर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कुलाम प्रति मीटर। आया समझ में? आया सर जी। क्योंकि जब हमसे बोर्ड में सवाल पूछेगा ना तो विकल्प ऐसे ही देगा, प्रति का साइन बहुत कम चांस है कि दे, इसलिए मैं ऐसे याद रखना होगा तो ठीक रहेगा हम सबके लिए। तो ये पहले आप लोग मान ध्यान से लिख लें,
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, एक और चीज़ बोल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज़ हमें याद रखना होगा। सेम ही है भाई, केवल मात्रक चेंज हुआ है। ये फैराड, फैराड क्या है, आगे पढ़ना है, धारिता का है, सही मात्रक है, धारिता का, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। याद रखिएगा ये फैराड है, फैराड, फैराड प्रति मीटर, तो ये याद रखिएगा और उससे भी याद रखिएगा दोनों को। दूसरा एक और चीज होता है कि यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी एक फिक्स मान है, इसका भी एक फिक्स मान है। कैसे? क्योंकि देखो इसका अपना एक मान आ गया, इसका अपना मान होता ही है 3.14 दशमलव में 22/7, ये तो 4 है, तो इस पूरे का भी एक अपना मान होगा। हाँ सर, पूरे का भी एक अपना मान होगा, तो इस पूरे का भी एक अपना मान होता है। मैंने इसको जो के बोल रहे थे उसका भी एक मान होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एक अपना मान होता है। क्या होता है इसका मान, क्या होता है इसका मान, सुनिएगा ध्यान से। इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9। सर मात्रक, मात्रक यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग। ये पूरा का चाहिए, ये पूरे का चाहिए आपको, पूरे का चाहिए, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये दोनों बट्टे में चले जाएंगे। तो बताओ यहाँ चला जाएगा तो क्या लिख दे रहे, फिर समझा दे रहे, टेंशन ना लीजिए सर क्या यहाँ वहाँ किए हुए है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। सर कैसे आया, कैसे आया, आ जाओ, कैसे आया देख लो, देखो 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 देखो, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए पूरा, ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, देखिए ये पूरा, ठीक। ये कहाँ है, बट्टा में, कहाँ चला जाएगा, गुना में, F इंटू आर स्क्वायर। ये दोनों कहाँ है, इसके गुना में है सर, कहाँ चले जाएंगे, बट्टा में, Q1 इंटू Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के, इसको के बोल सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन, दूरी है मीटर स्क्वायर, कूलम्ब तो प्रति कूलम्ब स्क्वायर, वहीं तो लिखे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। एक ये सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे एक एक नंबर हैं, एक एक नंबर है भाई, एक एक नंबर है। चलिए तो फटाफट आप लोग इसे नोट कर लीजिए और फटाफट याद भी करना होगा आप लोगों को। अब ये जो हम बोल रहे थे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ये क्या होती है, मतलब विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता क्या होती है, चलिए समझते हैं। नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए होंगे। मात्रा कैसे निकाल रहे हैं, मात्रा का खेल समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। चलिए कूलम्ब का नियम भूलिएगा मत, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। किसके लिए, निर्वात या हवा के लिए। और सभी माध्यमों के लिए कीजिएगा तो वहाँ के दे दीजिएगा या फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन रख दीजिएगा। कोई माध्यम, कोई भी मीडियम हो सकता है, वहाँ एप्सिलॉन M भी लिख दिया जाता है कई बार। चलिए तो हम लोग समझे, कूलम्ब का नियम इधर लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़े कि F बराबर होता है K इंटू क्या हो गया Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आप हवाई या निर्वात के लिए चल रहे हो तो K का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए कितनी बार लिख रहे हैं हम, ठीक। अब विद्युतशीलता क्या होता है, सुनिएगा हमारी बात। विद्युतशीलता क्या होता है, यहाँ टिक लगा देते हैं। विद्युतशीलता केवल हम आपको समझाएंगे, केवल समझाएंगे, आपको समझ लेना है ध्यान से। विद्युतशीलता दो तरीका हमारे पास समझाने के, दो तरीके हैं। क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज, जैसे मान लीजिए ये चार्ज है प्लस चार्ज, ये मान लीजिए दूसरा चार्ज है माइनस चार्ज, दोनों किसी माध्यम में है। कोई माध्यम हो सकता है, किसी माध्यम में है, जल में है, हवा में है, निर्वात में है, किसी माध्यम में है। तो ये अपने चारों ओर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आगे पढ़ना है, शायद आप लोग कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। ये चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इतना समझिए कि इसमें क्या होता है, एनर्जी होता है,
विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। ये विद्युत ऊर्जा क्या होता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। क्लियर? चलिए समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है कि जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ क्या कीजिए एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है विद्युत क्षेत्र। तो ये जो माध्यम है जितना ये भेजता है उतना नहीं जाने देता, कुछ भाग को ये खुद अवशोषित कर लेता है, कुछ भाग को ये रोक देता है। ध्यान समझिए, कुछ भाग को रोक देता है, कह सकते कुछ भाग को अवशोषित कर देता है। मान लीजिए इसने भेजा यहां से एक समय के लिए, मान लीजिए किसने भेज दिया 40 भेजा, पर इस माध्यम ने कुछ भाग को अवशोषित कर लिया, उसके पास 30 ही जाने दिया, तो रोक लिया। और यही चीज जो है ये जितना का कर पा रहा है रोक ले रहा है, जितना रोक ले रहा है, जितना अवशोषित कर ले रहा है, इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता, इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। और जो निर्वात की विद्युतशीलता थी हमने आपको पढ़ा दिया। निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर ये होता है। अलग अलग माध्यम का अलग अलग होगा। उम्मीद है कि समझा पाए होंगे आप लोगों को कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वो माध्यम क्या करता है, उसका विरोध करता है। जैसे तार से धारा बहती है तो तार क्या करता है, धारा का विरोध करता है, वैसे ही माध्यम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करता है। जितना विरोध किया उतना ही विद्युतशीलता। जितना सोचो, छोड़ो हटाओ, उस बात हटाओ, इतना सोचो यहां से एनर्जी ऐसे जा रही है, ऐसे क्या करी जा रही है, ऐसे जा रही है। अब इस माध्यम ने क्या किया, कुछ एनर्जी को सोख लिया, कुछ एनर्जी को सोख लिया। जितना इसने अवशोषित किया हो गया विद्युतशीलता। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं, ज्यादा रोक लेते हैं, और कुछ होते हैं कि जो बहुत कम रोकते हैं, जैसे निर्वात बहुत कम रोकता है। चलो अब ज्यादा नहीं लपेटना है, नहीं तो फंस जाओगे। लंबी जुबान और लंबे धागे ना अक्सर फंस जाते हैं। हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब एक होता है ये बोर्ड हमसे पूछ सकता है, ये बोर्ड हमसे पूछ सकता है, और वो क्या है, वो है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक या इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझ लीजिए, पूछा है बोर्ड ने शायद इसे कि परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं या अपेक्षिक विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी चीज है, सुनिएगा। हमने अभी बताया कि अलग अलग माध्यमों का, जैसे जल का अलग विद्युतशीलता, निर्वात का अलग विद्युतशीलता, हवा का भी वही मान लिया जाता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों में। ठीक आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। मोम की अलग विद्युतशीलता, कांच की अलग विद्युतशीलता, धातुओं के अलग ही होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो क्या किया गया, ये जो मान है, ये सब जो जटिल जटिल मान है, इनको कौन याद करे। इसलिए सोचा गया कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जितने भी माध्यम है उनकी जो भी विद्युतशीलता है उसको हम निर्वात के साथ कंपेयर कर देते हैं कि निर्वात के रिस्पेक्ट में वो जो माध्यम है कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। इसी को तो बोलते हैं परावैद्युतांक। अभी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि जल का जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की तुलना में 80 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? 80 गुना ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि जल का परावैद्युतांक 80 है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में 80 गुना ज्यादा है। कोई मान लो 40 गुना ज्यादा तो कहेंगे उसका परावैद्युतांक 40 है। कोई मान लो 100 गुना ज्यादा तो कहेंगे उसका परावैद्युतांक 100 है। अच्छा सर, मतलब कि परावैद्युतांक जो है किसी माध्यम की विद्युतशीलता का वह ऐसा मान है जो यह बताता है कि निर्वात के रिस्पेक्ट में उसकी विद्युतशीलता कितनी गुनी है, कितनी गुनी है।
चलो समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसके परिभाषा पर, ठीक है। पराविद्युतांक को हम लोग क्या लिखते हैं, पराविद्युतांक को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता, समझ में आ रहा होगा। तो एप्सिलॉन आर और क्या होगा इसका, तो हम कैसे पता कर रहे हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुनी है निर्वात की विद्युतशीलता से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि माध्यम की विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से भाग दे दिया जाए तो जो मान प्राप्त होता है उसे पराविद्युतांक कहते हैं। परिभाषा क्या होगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। लिख दें नीचे लिखे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, फिर एक बार सूत्र लिख देंगे। किसी माध्यम की, माफ कीजिएगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, ज़्यादा समय ले रहे हैं क्या हम समझाने में, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, थोड़ा और छोटा करेंगे, पर समझाना है ना, थोड़ा शुरुआत है तो पकड़ बना के चलनी होगी, बाद में मेंटेन करेंगे छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, बोर नहीं ना हो रहे होंगे तो ज़रूर बोलिएगा, सर बड़ा बोरिंग पढ़ाते हो, अब बहुत बेकार पढ़ाते हो, पूरा खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सुधार करेंगे हम, ठीक है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का, पराविद्युतांक किसका, उसी माध्यम का जिसकी विद्युतशीलता को आप निर्वात से भाग दे रहे हो, ठीक है, को परावैद्युतांक कहते हैं या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसको सूचित करते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर से, और एप्सिलॉन आर निकालना आसान है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन एम और बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक। एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन एम है माध्यम की विद्युतशीलता, जौन माध्यम का परावैद्युतांक निकालने चले हो आप, उसकी विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से भाग दे दीजिए, जो मान प्राप्त होगा उसको बोलेंगे परावैद्युतांक। समझ में आया, बिल्कुल आया, फटाक से नोट कर लो बस। तो याद रखिएगा ये चीज, विद्युतशीलता क्या है, आज पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, तो कूलाम का नियम याद रखिएगा आप लोग। तो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं हम आप लोगों को कि क्या होता है कूलाम का नियम। तो समझिए, देखिए कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के माने गुणनफल के, आवेशों के परिमाण के जो गुणनफल होता है उसके समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही चीज समझना है, ये है निर्वात के लिए होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान ये होगा। एक ही चीज कितना बार पढ़ा है, बोर नहीं होते हो आप लोग, बोर हो जाओगे। चलो तो बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मजे से पढ़ो और पढ़ते रहो। बोर्ड नज़दीक है और एकदम सबको गर्दा उड़ा देना है, ठीक। बढ़िया से पढ़ोगे तो ऐसे कर पाओगे।